हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग कुछ और वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या JNU किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने MA हिस्ट्री की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, आपके लिए तीनों ही यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, तो आप ये तीनों ही यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, तो आप बार बार कमेंट करके या मैसेज करके मत पूछा कीजिए कि मैम ये BHU के लिए है क्या, ये JNU, ये जो भी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके वहाँ हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी तरीके से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। स्टूडेंट आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर के आ सकूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप ऑफ द 16th सेंचुरी असर्टेड दैट। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था यूरोप में, कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। तो उन्होंने किस पे जोर दिया था और क्या, ठीक है, किस पे जोर देकर क्या कहा था? द प्रिस्टली पावर क्लेम बाय द मेडिएवल चर्च वर इलेजिटिमेट। जो प्रिस्ट की पावर है मेडिएवल चर्च में, उन्होंने वो क्या, इलेजिटिमेट है। ये अथॉरिटी ड्राइव फ्रॉम द बाइबल एंड नॉट फॉर द चर्च। उन्होंने बोला था हमें जो नॉलेज मिलती है, जो हमें अधिकार मिलते हैं, अथॉरिटी मिलती है, वो हमें बाइबल से मिलती है, ना कि चर्च से। दे शुड बी कॉल्ड प्रोटेस्टेंट, या फिर इन्हें प्रोटेस्टेंट्स भी कहा जाना चाहिए। द चर्च शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड फॉर्म्ड अन्यू, या फिर चर्च को हमें यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और वापस एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था यूरोप में 16वीं शताब्दी के अंदर, वहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि जो प्रिस्ट की पावर है वो क्लेम की जाती मेडिएवल से वॉज इलेजिटिमेट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका होता है बिल्कुल सही। यहीं अगर देखा जाए अथॉरिटी ड्राइव, और जो दूसरी बात इन्होंने बोली है कि हमें जो अथॉरिटी मिलती है बाइबल से मिलती है, ना कि चर्च से, ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो आपका सेकंड पॉइंट होता है गलत। तो आप अपने ऑप्शन में से सेकंड पॉइंट को काट सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था यूरोप में, इसको प्रोटेस्टेंट बोलना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपके फर्स्ट एंड थर्ड कौन से पॉइंट में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहीं अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है, तो यहाँ बोला गया था 16वीं शताब्दी के यूरोप में सुधार आंदोलन ने जो जोर देकर कहा था, क्या कहा था कि मध्य युगीन चर्च द्वारा जो दावा किया गया था कि पुरोहित शक्तियाँ क्या है, नाजायज थी, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाना चाहिए? उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा जाना चाहिए। इसलिए ये दोनों बात यहाँ पे बोला गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अगर इसके बारे में देखेंगे तो जो आप लोगों का रिफॉर्मेशन है, जो सुधार है, इसको और दूसरे नाम से अगर देखा जाए तो वो था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार और यूरोपियन रिफॉर्मेशन, ठीक है, यूरोपीय सुधार के नाम दिया गया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, यूरोपियन रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के रूप में इन्हें दूसरा नाम दिया गया था। साथ ही साथ 16वीं शताब्दी के जो यूरोप में पश्चिम ईसाई धर्म के भीतर एक प्रमुख आंदोलन था, ठीक है। ये एक मूवमेंट क्या था? वेस्टर्न क्रिश्चियन में 16वीं सेंचुरी का यूरोप का ये एक मूवमेंट था, जिसने कैथोलिक चर्च और विशेष रूप से किसको, पोप को प्राधिकरण के लिए एक धार्मिक और राजनीतिक चुनौतियां पेश की थी। पोप आप लोग पता है जो चर्च में जो फादर होते हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है, जिन्हें माना जाता है। तो कैथोलिक चर्च द्वारा जो उस समय जितने भी एरर्स हुए थे, गलतियां हुई थी, अब्यूजेस, दुर्व्यवहार किए गए थे, डिसप्रेंसिस हुई थी कैथोलिक चर्च के द्वारा, ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात याद रखना है, जो ये रिफॉर्मेशन है, जो ये सुधार है, इसको दो नेम से, और प्रोटेस्टेंट और यूरोपियन रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ये मूवमेंट कहाँ का था? तो याद रखना 16वीं सेंचुरी में यूरोप में। क्लियर हो गया? और ये किसकी में, इसमें किसकी, कैथोलिक चर्च की बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इससे बेस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी उसका सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? आप लोगों ने अब तक वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जरूर पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहा है, और आपको इसमें से उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका
विशेषता बतानी, उसका फीचर बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं यूज ऑफ स्ट्रीम पावर, वो भाप शक्ति का उपयोग करते थे, द ग्लोबल डोमिनेंस या वैश्विक प्रभुत्व का, या फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली थी, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या तकनीकी नवाचार था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में था तो वहाँ पे क्या था, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहीं बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था इकोनॉमी दैट हैज़ बीन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ये कृषि और हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प पर आधारित एक अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर इन्होंने ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाया था, और into economic based on large scale industry, mechanized manufacturing and the factory system, ठीक है। तो ये किस पे ताकि ये अपने अर्थव्यवस्था को, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कर सके, बदल सके, क्योंकि पहले क्या था, हाथों से काम चलते थे। तो उसमें क्या है, हाथों से और मशीनों में काम होने में डिफरेंस है। हाथ से कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत ही लेट होता है, टाइम लगता है उसमें, लेकिन हम यही काम मशीन से करते हैं तो वो बहुत जल्दी से और स्पीड से हम लोग कर सकते हैं, हम अपने टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे फायदे होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या, नई मशीनें देखने को मिली, बिजली के लिए नए स्रोत, नए सोर्सेज देखने को मिले, और काम को व्यवस्थित करने के एक नए तरीके ने मौजूद उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। अब लोगों क्या हो गए, मोर एफिशिएंट हो गए, सबके पास काम हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या हो गया, और भी नॉलेज होने लग गई। तो आप लोग समझ रहे हैं कि अगर जो इंसान पहले हाथों से काम करता होगा वो मशीन से काम कर रहा है, बेशक वो इंसान भी जो मशीन से काम कर रहे, जो लेबर होते थे वो भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन मशीन चलाना वो फिर भी जानते थे, उन्हें सिखाया गया तो सारे काम वो लोग कर लेते थे। अब लोग इससे क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को आगे बढ़ा सके। क्लियर हो गया। तो ये था आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, तो इस तरीके, और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज डू नॉट कैरेक्टराइज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनॉग्रेटेड बाय द बोल्शेविक गवर्नमेंट इन 1921। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों को बोल्शेविक गवर्नमेंट 1921 इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा था, इनके टॉपिक या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ आप लोगों से पूछा गया कि बोल्शेविक गवर्नमेंट ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा जो ये इनॉग्रेट की थी, शुरुआत की थी, इनमें से वो कौन से कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द 5 ईयर प्लान्स, लिमिटेड प्राइवेट मार्केट एक्टिविटी, लिक्विडेशन ऑफ क्वाल्स एज अ क्लास, या सब्सटीट्यूशन ऑफ अ टैक्स फॉर फोर्स्ड ग्रेन रेजिक्यूशन। तो बोल्शेविक गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा जो इनॉग्रेशन किया था, उसमें कौन से दो ऐसे हैं जो इसके कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द 5 ईयर प्लान एंड लिमिटेड प्राइवेट मार्केट एक्टिविटी, ये दोनों ही आपके इसके कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे इनमें से कौन से 1921 में बोल्शेविक सरकार द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है, तो वो है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तीव्र औद्योगिकरण और सीमित निजी बाजार गतिविधि, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से जो आपको यहाँ मैच दे रखे, मैच दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, गलत मैच हो रखा है। पहला ऑप्शन है सुकर्णो या सुकर्णो जिसे बोला था, वो इंडोनेशिया के थे, ली कुआन यू ये सिंगापुर के थे, या मार्कुस फिलीपींस के थे, या हो चिन मिन ताइवान। तो इनमें से कौन है जिसका एक ऑप्शन गलत है, जिसका करेक्ट मैच नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ और बताओ कि इनमें से कौन सा मैच यहाँ पे गलत है। अगर हम बात करेंगे सुकर्णो की तो वो इंडोनेशिया से थे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यही बात करेंगे आप लोगों की ली कुआन यू, तो वो सिंगापुर से थे, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। मार्कोस का फिलीपींस से, ये ऑप्शन भी सही है। बात करेंगे हो चिन मिन ताइवान से, तो वो ऑप्शन आपका होता है गलत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हो चिन मिन जो है वो नॉर्थ वियतनाम के थे। क्लियर हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, इसकी जगह होता है नॉर्थ वियतनाम, तब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता।
ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये गलत है। इसका मैच क्या है, नॉर्थ वियतनाम, ये होता है आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी पढ़ के ज़रूर जाना। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि द स्कूल विच थॉट प्राइमरी एजुकेशन टू मुस्लिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तनत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सल्तनत काल में वह स्कूल जो मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देता है, तो सल्तनत काल में कौन सा वो स्कूल था जो मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देता है, आप उसको उनको क्या कहा जाता है, मुकद्दम, कोही, मकतब, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो स्कूल जो दिल्ली सल्तनत के काल में मुसलमानों को जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मकतब। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, ये एक तरीके से आपकी उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें मकतब बोला जाता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर बीएचयू वाले स्टूडेंट देखेंगे तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जेएनयू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। क्लियर। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री विच इज द अर्लीस्ट। आधुनिक जापानी इतिहास में से इनमें से कौन सा कालखंडों में से सबसे प्राचीन काल है, तैसो, ईडो, शोवा या मेजी। तो जापानीज हिस्ट्री की कौन सी बात कर रहा है, मॉडर्न जापानीज हिस्ट्री की बात कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पुराना है प्राचीन काल का वो कौन है आप लोगों का, ईडो तोकुगावा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, इन जापान की बात करें, ईडो का पीरियड जो था वो कितना था, 1600 से लेकर के 1868 तक, इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द अर्ली मॉडर्न पीरियड। और इसको क्या बोला गया था, अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहा जाता था। और बात करेंगे कोरिया की, द अर्ली मॉडर्न पीरियड इज कंसिडर्ड टू हैव लास्टेड फ्रॉम द राइज ऑफ द जोशियन डायनेस्टी टू द इंथॉरमेंट ऑफ द किंग गोकोंग। अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया जापान में इसको क्या बोला गया था, प्रारंभिक आधुनिक काल के नाम से इसे जाना कहा जाता है। लेकिन यही बात करेंगे हम कोरिया की, तो कोरिया में इसे प्रारंभिक आधुनिक काल को क्या किया, जोशियन राजवंश के उदय से लेकर के जो राजा गोगांग के उनके राज्य अभिषेक तक यहाँ पे इन्हें जाना गया था। क्लियर हो गए दो कॉन्सेप्ट। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी, जो जैपनीज। तो आप लोगों ने देखा, आपसे जैपनीज की हिस्ट्री हो, रसिया की बेस्ड क्वेश्चन हो, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, वर्ल्ड हिस्ट्री में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सारी हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड वॉर सेकंड जो आपका हुआ था इसका कारण नहीं है। पहला राष्ट्रवाद के कारण, बल्कन युद्ध के कारण, ये जो 100 साल का युद्ध हुआ था, या फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो इनमें से वो कौन सा युद्ध है जो इसका वर्ल्ड वॉर सेकंड का कारण नहीं है, तो वो होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आपका 100 साल का युद्ध हुआ था। तो ये जो है 100 ईयर वॉर जो हुआ था, ये आप लोगों के वर्ल्ड वॉर सेकंड का कारण नहीं बना था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अल खजना इज लोकेटेड इन विच सिटी। जो ऐतिहासिक स्मारक है अल खजने किस शहर में स्थित है, गीजा, बागदाद, तेहरान या पेत्रा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो मॉन्यूमेंट है अल खजाज का वो कौन सी सिटी पे लोकेटेड है, कौन से शहर में है, तो वो है आप लोगों के पेत्रा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में और बातें देखेंगे तो जो अल हजाज का जो ये इसे क्या बोला गया अरेबिक में, द ट्रेजरी इज वन ऑफ द मोस्ट इलेबोरेट टेम्पल था, कहाँ पर, पेत्रा में। ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन काल का अरबों द्वारा बसे नाबातियन साम्राज्य के शहर पेट्रो में सबसे विस्तृत मंदिर में से ये एक था। कौन सी किंगडम थी, नाबातियन किंगडम था। ये पॉइंट भी याद रखना। एज विद मोस्ट ऑफ द अदर बिल्डिंग इन दिस एंशिएंट टाउन इंक्लूडिंग मोनास्ट्री, दिस स्ट्रक्चर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ सैंडस्टोन रॉक फेस। अगर हम इसमें देखेंगे तो मठ सहित इसमें प्राचीन शहर की अधिकांश और भी इमारत की तरह इसमें संरचना को बलुआ पत्थर की चट्टान से यहाँ पे से इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। किसकी, अल हजाज का जो ये टेम्पल है वो भी कहाँ, पेत्रा में। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का पेत्रा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो यही क्वेश्चन पूछा था कि अल खजने किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था, पेत्रा में। ओके,
अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ दीज कैश क्रॉप वॉज प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी। तो प्रथम सफल अंग्रेजी उपनिवेश के दौरान इनमें से कौन सी नकदी फसल जो है लाभदायक थी। आपके ऑप्शन थे कोको, टोबैको, या ओकरा मतलब भिंडी, या कॉटन यानी कि कपास। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा कौन सा। फर्स्ट सक्सेसफुल इंग्लिश कॉलोनी में ये कैश क्रॉप प्रॉफिटेबल था, तो वो था आप लोगों का टोबैको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो वो है, व्हाट अदर नेम इज द चार्टर ऑथ कॉल्ड। चार्टर की जो शपथ को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। आपके ऑप्शन है मीजी की शपथ से, पद की शपथ से, 5 लेखों की शपथ से, या सरकार की शपथ से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है कि जो चार्टर ओथ है उसको हम और किसके मैजी ओथ के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसके बारे में और बातें देखेंगे तो जो चार्टर ओथ जो है ये कब की डेट याद होनी चाहिए आप लोगों को, 6 अप्रैल 1868 को इन कोयोटो इम्पीरियल पैलेस। तो ये चार्टर शपथ जो हुई थी 6 अप्रैल को जो कोयोटो इम्पीरियल पैलेस में इसे क्या किया गया था, प्रख्यात की गई थी। शपथ ने जापान के आधुनिक निकीकरण के लिए कानूनी चरण की स्थापना करते हुए सम्राट मीजी के शासनकाल के दौरान अपने मुख्य उद्देश्य और कार्रवाई के पाठ्यक्रम को क्या किया था, रेखांकित किया था। इट मीन्स इन्होंने बोला है जो ओथ यहाँ पे हम लोग इन्होंने कसम ली थी, इनका मेन उद्देश्य क्या था, एम क्या था कि द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलो ड्यू द जो एमपी जो मेजी का रीजन है, जो उस समय पर सम्राट के मेजी के शासनकाल के दौरान जो भी उनका उद्देश्य था, कार्रवाई थी, उन्होंने इसको क्या करा था, जापान की जो मॉडर्नाइजेशन थी, जो जापान की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जापान की आधुनिकीकरण थी उस पर कानूनी चरण की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, दिस ऑल्सो सेट अप अ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एज अ पीपल ऑफ ऑल क्लासेस वर फ्री टू मूव जॉब सो पीपल वॉन्ट टू द सिटी फॉर बेटर वर्क। यहाँ पर इन्हें और क्या बोला गया कि इनकी जो शहरीकरण की प्रक्रिया भी स्थापित की गई, जहाँ पर जो लोग हैं वो नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र थे, वो जा सकते थे, ताकि वो लोग क्या हो सके, अपने काम में बेटर हो सके, जिसके पास जो स्किल्स है वो उसमें और भी अच्छा कर सके। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, अपनी जॉब के लिए दूसरी जगह भी, दूसरे शहर भी जा सकता है। Next, it remained influentially, if less for governing the inspiring throughout the Meiji era and into the 20th century, and can be considered the first constitution of Japan modern। तो ये प्रभावशाली रहा था कि यदि ये प्रेरक से कम शासन करने के लिए मेजी युग और 20वीं शताब्दी में इसे क्या बोला गया, आधुनिक जापान का पहला संविधान माना जाता है। तो इसे क्या माना जाता है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है मॉडर्न जापान का। कब, मेजी एरा, जो आपका मेजी का पीरियड है ना, 20th सेंचुरी के समय। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से बेस याद रखने हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है चार्टर की जो ऑथ है उसको हम किस से नाम से जानते हैं, मेजी के ओथ से नाम से जाना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा, हु बिकेम द लीडर ऑफ गुओमिंग आफ्टर 1925। तो 1925 के बाद जो गुओमिंग के जो नेता थे वो कौन बना था, सुन यट सेन, माओ जेडोंग, चाय कैन शेक, या यूएन शिकाई। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चायांग काई शेक जो है वो इसके क्या बने थे, नेता बने थे। अगर हम इनके बारे में और देखेंगे तो चायांग के शेक वॉज हु अज्यूम द लीडरशिप ऑफ कुओमिंटांग आफ्टर द डेथ ऑफ सुन यट सेन इन 1925। तो 1925 के बाद क्या हुआ था, इन्होंने उसकी मृत्यु के बाद सोचा था कि वो इनको मिल जाएगी लीडरशिप। ठीक है, तो कुओमिंटांग ने क्या किया था, अपनी जगह क्या कर रहे थे, जड़े जितनी भी रिवायत चाइना सोसाइटी में उन्होंने खोजी। तो उन्होंने क्या करा था, किसने, कुओमिंटांग ट्रेसिस हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलते जड़ में, कि जितनी भी यहाँ पे चाइना की सोसाइटी थी वो हमें फाउंड कब में, 1895 में। लेकिन अगर हम मर्ज की बात करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो और भी अदर जो राजशाही विरोधी के साथ जो विलय कर दिया गया था, तो वो कब था, 1905 में क्रांतिकारी का यहाँ पे गठन के रूप में हमें समाज देखने को मिलता है। जो रेवोल्यूशन अलायंस हमें देखने को मिलता है वो 1905 में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यही बात करेंगे 1925 में। तो 1925 में जो सुन यट सेन के डेथ के बाद कौन बना था यहाँ पर जो लीडर है, वो बना था चायांग के शेक। तो राइट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है,
रेजा शाह पहलवी वॉज द रूलर ऑफ, तो रेजा शाह पहलवी हैं वो किसके शासक थे? टर्की के, इजिप्ट के, सऊदी अरेबिया के या ईरान के? तो रेजा शाह पहलवी जो है वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे आपके ईरान के शासक। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है आपके ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में और बातें देखेंगे तो मोहम्मद शाह पहलवी, इनको क्या मोहम्मद रेजा शाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये लास्ट शाह थे इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान के। ये ईरान के क्या थे? सबसे आखिरी शासक थे। ये पॉइंट भी याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईरान का जो लास्ट रूलर है वो कौन था? तो वो था आपके मोहम्मद रेजा पहलवी, जिनको हम मोहम्मद रेजा शाह के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। क्लियर? डेट क्या है आपकी? डेट भी आपको याद रखनी है। 16 सितंबर 1941 अंटिल ओवरथ्रो इन द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ ऑन 11 फरवरी 1979। तो 16 सितंबर 1941 से ईरान के शाही राज्य के अंतिम शासक थे, जब तक कि 11 फरवरी 1979 को जो ईरानी की क्रांति में उनका क्या हो गया? तख्तियापलट हो गया था, नहीं हो रहा था। तो उनका तख्तियापलट नहीं हो रहा था। ईरान के जो अंतिम जो शाह के रूप में उनकी स्थिति का कारण वह अक्सर शाह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ईरान के वो अक्सर क्या जाने जाते हैं? उनका स्टेटस है उनका लास्ट शाह का। अगर हमें इनको आज तक सब लोग क्या जानते हैं? किसको? शाह पहलवी को, जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी है, इनको आज तक सब लास्ट शाह जानते हैं ईरान के। इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ईरान के रेजा शाह पहलवी रूलर हैं, वो भी कौन से? आखिरी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, लास्ट रूलर ऑफ ईरान, तो वो कौन है आप लोगों का? रेजा शाह पहलवी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस वॉज द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। जो संघ और प्रगति समिति किसके क्रांतिकारी संगठन था? आपके ऑप्शन है ज्यूइश के, अरब का, टर्क का या पर्शियन का? यहूदी, अरब, तुर्क या फारसी, इनमें से किसका क्रांतिकारी संगठन था? ये आप लोगों का कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की का, टर्क का। क्लियर? तो कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस आप लोग देखेंगे, ये तुर्की का एक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज संगठन है जो हमें देखने को मिलता है, और ये एक यंग टर्क है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर, हु इज नोन एज अतातुर्क फादर ऑफ द तुर्क। तो तुर्कों के पिता अतातुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जो तुर्कों के पिता अतातुर्क है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो आपके क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ तुर्क किसे बोला गया है? तो वो अतातुर्क। ठीक है, और इनको और किसे जाना जाता है? तो राशिद पाशा से, कमल पाशा से, या मिद्दात पाशा से, या नाहस पाशा से? तो इन्हें जाता है आप लोगों के कमल पाशा के नाम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका होता है यहाँ पे बी। तो अगर हम इसको समझेंगे, कमल एतोरिक यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इन्हें मुस्तफ़ा केमल पाशा अंटिल 1934 में देखेंगे, इन्हें रेफर किया गया था किससे? मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क। पूरा नाम याद रखना। इसमें टाइमिंग दे रखी है 1881 से लेकर के 1938 तक। वो थे टर्की फील्ड मार्शल, रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट, ये ऑथर थे, फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। आप लोगों ने देखा इन्हें कितने सारी चीज़ों से इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट, ऑथर के, तुर्की के, और इन्हें फाउंड किया गया था फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की जो बोला जाता है। वो किन्हें बोला जाता है? अतातुर्क, यानी कि इनका पूरा नाम आपको याद रखना, मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पहले प्रेसिडेंट थे, कब से? 1923 से लेकर के जब तक इनकी डेथ हुई थी 1938 तक। ठीक है, ये पहले थे तुर्की के यहाँ के प्रेसिडेंट। याद रखना, ये क्वेश्चन भी, ये सारे भी पूछा जा सकता है। तो 1923 तक ये प्रेसिडेंट बनना हुए, और कब तक थे? 1938 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। क्लियर हो गया? तो आपको बहुत सारे पॉइंट जो याद रखने वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वेस्टर्न कंट्री स्टैब्लिश द फर्स्ट ऑयल कंपनी इन अरेबिया। तो कौन सी वो पहली कंट्री है जिसने अरेबिया की में सबसे पहला ऑयल कंपनी स्टैब्लिश की थी? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका ने किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया ऑयल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन। तो आपके सऊदी अरेबिया में जो ऑयल है, जो तेल का जो यहाँ पे पहली बार कब हुआ था? अमेरिका ने किया था। इस कमर्शियली क्वांटिटीज एंड दामन ऑयल वेल एज नंबर 7 इन 1938 में किया था। इस बट नाउ मॉडर्न डे देहरादून।
देहरादून याद रखना पॉइंट कि सऊदी अरब के जो तेल को पहली बार 1938 में दमल तेल के कुएं नंबर 7 पर अमेरिका द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में खोजा गया था, जो अब आधुनिक क्या है, देहरादून है। ठीक है, देहरन है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द बैफलोर डिक्लेरेशन ऑफ 1917 वॉज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ, जो आप लोगों का यहाँ पे 1917 में बाफलो का घोषणा पत्र किसका एक मुख्य कारण था? एंग्लो इजिप्टियन प्रॉब्लम का है, या एंग्लो ईरान की प्रॉब्लम का, या पैलेस्टाइन प्रॉब्लम का, या एंग्लो फ्रांस रेवोल्यूशन का? सॉरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैफलोर डिक्लेरेशन हुआ था जो 1917 में, उसका मेन कारण क्या था? आपको फिलिस्तीन की जो समस्या थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना इनके बारे में, जो बैफलोर डिक्लेरेशन थी वॉज अ पब्लिक स्टेटमेंट। ये इशू किया था किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में। जब का किस समय, किस दौरान में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में। अनाउंसिंग सपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द national home for the Jewish people in Palestine, then an Ottoman region with a small minority Jewish population। तो यहाँ पर बाल्फोर की जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी आप लोगों की? 1917 में, जब पहला विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ इसको जारी किया था। और ये एक पब्लिक का बयान था, ठीक है, एक सार्वजनिक बयान था, जिसमें फिलिस्तीन में, कहाँ पर? फिलिस्तीन में यहाँ पे यहूदी के जो लोग थे, ज्यूइश के जो लोग थे, उनके लिए राष्ट्रीय घर की जो स्थापना के लिए उन्होंने समर्थन की, यहाँ पे घोषणा भी की थी। फिर एक छोटी सी इन्होंने यहूदी आबादी वालों के लिए तुर्क के क्षेत्र में, यहाँ पे आप लोग पॉपुलेशन, ज्यूइश का जो पॉपुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 2 नवंबर 1917 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि यूनाइटेड किंगडम के विदेश जो सचिव आर्थर बॉफलेर ने ब्रिटिश यहूदी, जो कौन थे? आर्थर बॉफलर, याद रखना ये फॉरेन सेक्रेटरी थे वहाँ के। इन्होंने क्या करा, इनको नेता बना दिया था। और लॉर्ड होता है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के जो आप लोगों के कौन थे? आयरलैंड के थे आप लोगों के। ये पॉइंट जो ब्लू पॉइंट में देख रहे हैं, यूनाइटेड फेडरेशन ग्रेट ब्रिटेन के थे और आयरलैंड के थे। तो इन लोगों ने एक क्या कहते हैं, इनके लिए एक पत्र में इन्होंने इसको ट्रांसमिशन किया था। फिर इन्होंने घोषणा करी थी कब? 9 नवंबर 1917 को प्रेस में इन्होंने क्या किया था, इसको पब्लिश कर दिया था। तो याद रखना ये प्रेस में पब्लिश कब हुआ था? 9 नवंबर 1917 में इन लोगों ने इस टेस्ट को, इस लेटर को क्या कर दिया था? पब्लिश कर दिया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्यूइश स्टेट है, ये बुक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर वेजमैन ने, थियोडर हर्जल ने, जॉन वुड ने, या लॉर्ड सिम्पसन ने। तो जो ये बुक लिखी थी, वर्ल्ड हिस्ट्री की जितने बुक्स एंड ऑथर है सबको अच्छे से याद करना, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ज्यूइश स्टेट की जो ये बुक लिखी थी आप लोगों की थियोडर हर्जल ने। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विच ऑफ दीज इज द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कौन सा यूनाइटेड किंगडम में महान अवसाद का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है? आपके ऑप्शन है कृषि गिरावट, भूख, या डेप्टनेस यानी कि ऋणग्रस्तता, या राजनीतिक पतन, या पॉलिटिकल फॉल आउट। मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोगों को मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। ग्रेट डिप्रेशन, महान अवसाद में यहाँ पे क्या हुआ था? द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज सेट अप रिलीफ प्रोग्राम एंड मोस्ट अंडरवेंट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल पुशिंग देम टू द राइट। तो यहाँ पे अधिकांश देशों ने यहाँ पे क्या करा, जो राहत कार्यक्रम की स्थापना की थी, और जितने भी अधिकांश देश थे ना ने, इन्होंने किसी ना किसी प्रकार की राजनीति जो उथल पुथल का सामना भी किया था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन है। ये कब हुआ था आप लोगों को पता हो? 1919 में हुआ था, ठीक है। मैं ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब फर्स्ट आप लोग ग्रेट डिप्रेशन, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ पे अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने देखा था, जब युद्ध होते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे फेस ऑफ करना पड़ा था, प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि युद्ध हुए थे तो बहुत सारे नुकसान हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन, महान अवसाद हुआ था, ठीक है, जिससे उन्हें दाईं ओर धकेल दिया गया था। यूरोप के और लैटिन के जो अमेरिका के कई देश थे जो लोकतंत्र के थे, उन्होंने तानाशाही या सत्तावादी शासन को किसी न किसी रूप में उन्होंने क्या किया था? उसे उखाड़ फेंका था, उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया था। जितने भी आप लोगों के यूरोप और लैटिन अमेरिका की कंट्री थी, सबसे प्रसिद्ध जो जर्मनी के जो 1933 में आप लोग देखेंगे, ठीक है, जो न्यू फाउंडलैंड जो डोमिनियन ने स्वेच्छता के लोकतंत्र को यहाँ पर क्या कर दिया था? छोड़ दिया था।
ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बताना जो ये महान अवसाद हुआ था सामाजिक आर्थिक किसके प्रभाव से, किस पे यहाँ पे आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट डिप्रेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर जितने भी कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता थे और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और मेरे चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए, मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो चैनल पे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको वहाँ भी मैं चैनल का लिंक देती हूँ जब भी मेरी वीडियो अपलोड होती है। डेली आपको रात के 10 बजे तैयार रहना है। अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपके दिन में 2 बार वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ। बट आपको सपोर्ट करना है, जैसा लाइक करना है, शेयर करना है, क्वेश्चंस के जवाब देना है और टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ना है जो आपकी संडे को होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।